स्वागत है आप सभी का अंकित स्पाइस इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में अमेरिका की एक नहीं चार चार हार का जिक्र करने के लिए। आप कहेंगे युद्ध में अमेरिका हार गया है क्या? आप खुद कंक्लूड करिएगा, मैं 4 पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका ने भारत से कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए वो रूस से अगले 30 दिन के लिए तेल खरीद सकता है। हमें लगा कि हमारी डिप्लोमेटिक जीत हो गई है। अगले ही दिन अमेरिका दुनिया भर के देशों से कहता है कि सुनो, रूस का जो तेल मार्केट में तैर रहा है जहाजों में है, खरीद लो ताकि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस सीमित बनी रहेंगी। मतलब इनके नाम पर बिल फाड़ने वाले ट्रंप, जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, ना तो वो युद्ध रुकवा पाए, रशिया पर लगाए हुए सैंक्शन से भी पीछे हट गए, दुनिया के सभी देशों से कहा है कि वो तेल खरीद लें। नंबर तीसरा, अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर निकलने वाले जहाजों को वो सुरक्षा नहीं दे सकते। नंबर 3 और नंबर 4, मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैंक हैं, जिनमें यूएई के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बैंक हैं, जो पश्चिम एशिया के अंदर अमेरिकी बैंक हैं, उन बैंकों के स्टाफ से कहा गया है कि निकल लो, साइड से हो जाओ या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि ईरान आप पर हमला कर सकता है। आइए विश्लेषण करते हैं सारी बातों का और फिर से पहचानते हैं इस दुनिया को जो सबसे बड़ी नजर लगी थी वो इस व्यक्ति की लगी थी। ये व्यक्ति जिसने पूरी जिद के चलते पहले रशिया यूक्रेन युद्ध दिया, ट्रंप जैसे लोगों को बार्गेन करने के लिए मौका दिया, दुनिया में टैरिफ के नाम पर, रशिया प्रतिबंध के नाम पर इन्होंने इनके नाम पर खूब बिल फाड़ा। आज की स्थिति यह है कि ना तो इन्हें राहत है और ना ही इन्हें अपना नाम बनता दिख रहा है। दुनिया में बाजार के हालत भयंकर खराब हो चुके हैं और इस समय में जो सबसे बड़े विजेता बनकर निकल कर आ रहे हैं वो है मिस्टर पुतिन, और उनको विजेता घोषित करने में मदद करने में कामयाब हुए हैं ईरान के राष्ट्रपति। वो सब कैसे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सबके सामने हमने एक जानकारी पहले भी दी थी कि भारत को तेल परचेज करने की परमिशन दी गई थी। अमेरिका ने ये कहा था हमने परमिशन दी, भारत सरकार ने इनकार किया कि ये कौन होता है कहने वाला। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि नहीं साहब, हमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से खरीदते रहेंगे। हमने हालांकि इस पर प्रॉपर डिटेल सेशन किया, लेकिन अब वर्ल्ड के सभी देशों से कह दिया गया जिन्हें भी तेल खरीदना है रूसी तेल खरीद सकते हैं। इसका मतलब इनके द्वारा कुल मिलाकर पुतिन को विजेता डिक्लेयर कर दिया गया है। युद्ध कहीं भी हो, विजेता पुतिन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी और गहरी बात मानी जानी चाहिए। मैंने हालांकि ये जानकारी हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल बातें बाजार की पर कल ही बता दी थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि किस तरह से ना तो जहाजों को रोकने में कामयाब हो पा रहा है अमेरिका, ना ही जहाजों को सुरक्षा देने में कामयाब हो पा रहा है। और रही बात रूस से तेल परचेज करने की, तो हमने अपने सेशन में कल भी बताया था कि भारत रूस से तेल खरीदता रहा है और वो जनवरी में भी खरीदता रहा, फरवरी में भी खरीदता रहा। जब जब रूसी प्रतिबंध रहे हमने तेल खरीदा। हालांकि अमेरिका को लगता है कि अब उसने आदेश देकर दुनिया के लिए काम आसान कर दिया है। बकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल के नाम पर, और वो कहता है कि इशुएंस ऑफ रशिया रिलेटेड जनरल लाइसेंस, और इसमें ये लाइसेंस देते हैं इस बात का कि मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें स्थिर रखने के लिए जो भी रूसी जहाज इस समय समुद्र में तैर रहे हैं। आप सभी को याद होगा जब ट्रंप ने रूस के तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई, तब बहुत सारे रूसी तेल के जहाज ऐसे थे जो पूरी तरह समुद्र में पड़े रह गए थे, यानी कि उनको खरीदार नहीं मिल रहा था, वो डेस्टिनेशन के लिए निकले थे, रास्ते में ही अटक गए थे। तो इनका कहना यह है कि 12 मार्च से पहले जो भी रूस के जहाज समुद्र के अंदर तैर रहे हैं तेल लेकर के, अब उन्हें कोई खरीद सकता है। यानी कि जो रूस ने एफडी बनाकर समुद्र के अंदर तेल के टैंकर छोड़ दिए थे, अब उन्हें कैश कराने का वक्त आ गया है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, अमेरिका का यह कहना है कि इस तेल के बदौलत वो और ज्यादा रूसी तेल उत्पादित नहीं होने दे रहा है, बस समुद्र में तैरते रूसी तेल को खरीदने की इजाजत दे रहा है। टाइम दिया गया कि 12 मार्च रात 12 बजे से पहले पहले रूस ने जो भी तेल निकाल लिया था उसे वो बेच सकता है, और इसकी परमिशन के नाम पर उसे इजाजत दे दी गई है। और ये मोहलत 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है कि 11 अप्रैल तक रूस वाले अपना तेल बेच सकते हैं। ये क्यों हुआ? ट्रंप की भाषा में कहें तो इनको लगता था कि जब ये ईरान पर हमला करेंगे तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। थोड़े दिन बाद इनको लगा कि हो सकता है थोड़े दिन के लिए तेल की कीमतें बढ़े, फिर हो सकता है कि थोड़े दिन बढ़ेंगे लेकिन फिर से नीचे आ जाएंगे। अब इन्हें लगता है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर के इनकी विफलताओं का दौर जारी है और इसके अंदर इंटरनेशनल कूटनीति में इनके बहुत से उदाहरण शामिल हो चुके हैं। फिर चाहे जियोपॉलिटिक्स के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध ना रुकवा पाना हो, चाहे ग्रीनलैंड के मसले पर पीछे हटकर आना हो, चाइना के सामने टैरिफ के आगे खड़े ना रह पाना हो, भारत पर टैरिफ लगा लिया लेकिन चाइना पर कोई एक्शन ना ले पाना हो, भारत को रूस के तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई गई हो कि नहीं खरीदेंगे, बाद में फिर उसे परमिशन दे देना हो, ये सारी चीजें। और अब ईरान जो बिना प्रिपरेशन की तैयारी करके, बिना प्रिपरेशन के उस पर हमला करने की जो नीति हो, वो कुल मिलाकर के इन्हें एक बड़ा फेलियर सिद्ध कर रही है। जहां तक बात हो रशिया यूक्रेन युद्ध की, उसमें बाइडेन की नीति थी कि वो जेलेंस्की के साथ थे लेकिन भारत को तेल खरीदने दे रहे थे। भारत को तेल खरीदने के पीछे का उनका तथ्य यही था कि भारत ने वर्ल्ड को कन्विंस किया था कि अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तो विश्व में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अमेरिका उस समय बात मान गया था। ट्रंप के काल में इन्हें लगा कि मैं अब एक्सट्रीम प्रेशर अपनाऊंगा और तेल के अल्टरनेटिव के रूप में दुनिया के सामने वेनेजुएला को प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इजराइल एकदम तीर लिए बैठा है ईरान पर चलाने के लिए, और फिर वो अमेरिका के हाथ से भी उन्हें चलवाएगा कि लो सर अब आपकी बारी है। कुल मिलाकर के इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कंट्रोल किया। अमेरिका की रणनीति जो कि पुतिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की थी, वो पूरी तरह फेल मार गई। ट्रंप ने पहले जेलेंस्की को खूब धमकाते हुए कहा कि मैं तुमको समझा रहा हूं, मान जाओ पुतिन के साथ में, तुम्हें जो नेगोशिएट करना है कर लो। पुतिन को बुला करके भी समझाया, लेकिन शायद पुतिन ये जानते थे कि दुनिया में जिस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है एक दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। हालांकि दिन इनके खराब बहुत आए, बीच में लगभग ऐसा लगने लग गया था कि इकोनॉमी इनकी कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ईरान का जंग जो है वो इनके लिए वरदान साबित हुआ। पुतिन का लंबे समय तक डटे रहना कि नहीं मैं अमेरिका के भेजे किसी भी प्रतिनिधिमंडल के सामने नहीं झुकूंगा, लगातार यूक्रेन के अंदर एंट्री करता जाऊंगा, ये पूरी तरह से अमेरिका को फेल करने में कामयाब रहा। सोचो, एक महीने पहले तक आर्टिकल चल रहे थे कि रशिया की इकोनॉमी एंटर कर चुकी है डेथ जोन के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने तमाम देशों को बैन कर दिया है तेल खरीदने से। यूरोप और अमेरिका मिलकर लगातार ये नीति चला रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के जो ईरान का स्टेप उठाया, खमने को खत्म करने का जो तरीका निकाला, उससे पूरी तरह वर्ल्ड के अंदर फिर से पावर इक्वेशंस बदल गई। आज ईरान के अंदर तो खूब ज्यादा बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन बदले में ईरान ने भी इन पश्चिम एशिया के देशों को निशाना बनाना जारी रखा है। अमेरिका के बहुत से बेसिस को लगातार निशाना बना रहा है। निशाने के चलते उसने अपनी जिद पकड़ ली है कि तुम्हें युद्ध का विजेता घोषित होना है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकाल के दिखा दो। अमेरिका को उसी के कर्म क्षेत्र में ले जाकर मारने की जो प्लानिंग ईरान ने की, वो ये है कि तुम्हारे गोले जितने तुम चलाओ, तुम्हारे ऊपर नंबर है, तुमको जितना बताना है बता दो। लेकिन जब तक बात हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करने की कि यहां से तुम जहाज निकाल ले जाओगे और हम तुम्हें निकालने देंगे, बोले आ जाओ तुम्हें हम दृश्य दिखाते हैं। अमेरिका ने खूब तरह से ईरान को झुकाने के, खुद के विजेता होने के अनाउंसमेंट किए, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि कोई भी देश हो तेल का जहाज अगर यहां से निकालना चाहेगा तो बिना हमारी परमिशन के नहीं होगा। आईआरजीसी परमिशन देगी, जहाज पार होगा। आईआरजीसी की बिना परमिशन के अगर निकलोगे तो कल की कल इन्होंने 3 जहाजों को फूंक दिया, उड़ा दिया, उनमें बम धमाके कर दिए। कल की सुर्खी बड़ी सुर्खी बनी, जिसके चलते ब्रेंट ऑयल के जो भाव है, क्रूड ऑयल के जो भाव है वो बढ़ गए, और आईआरजीसी ने कल ही कहा कि तैयार रहिए दुनिया वालों, क्रूड ऑयल के भाव $200 प्रति बैरल तक चले जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका हम पर हमले जारी रखता है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी ताकत लगा देंगे, यहां से किसी का माल नहीं निकलने देंगे। कुल मिलाकर सप्लाई को कंट्रोल करके ईरान बैठ गया है। दुनिया का लगभग 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन ऑयल यहां से पार होता था 2023 में। विचार करके देखिए, अगर वो पूरी तरह बाधित हो जाएगा तो ऑयल सप्लाई का क्या असर होगा। परिणाम ये निकलता है कि अमेरिका, जब कहा जाता है कि सर आप निकलवा दीजिए, आपने कहा था कि जहाजों को मेरी नेवी के जहाज एस्कॉर्ट करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करके निकाल कर ले जाएंगे, इस पर अमेरिका ने कल ही बयान दिया और कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित यात्रा के लिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हम तैयार नहीं हैं, वी आर सिंपली नॉट रेडी। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। साफ साफ इनके एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि अब जिस तरह के अटैक ऑयल टैंकर्स पर हो रहे हैं, अब यहां पर हम किसी तरह की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मदद के लिए तैयार ना होने
होना सीधा सा अर्थ है ईरान को विजेता बनना, ईरान का लगे रहना। ईरान को अपनी तरीके की चीजें पता थी कि मैं किस तरह की नेगोशिएटिंग पावर में बैठा हूं, और ये पूरी तरह से पुतिन की सोची समझी रणनीति सिद्ध हो रही है। जहां पर वो इंतजार करके बैठे थे कि तेल का क्राइसिस आएगा, तुम दौड़ कर मेरे पास आओगे। यही कारण है कि 2 दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोनिक वार्ता की और पुतिन ने इनको सिखाया कि सर अगर आप वाकई में चाहते हो कि ईरान युद्ध के कारण लोग आपको ना भला बुरा कहें तो मेरे सैंक्शंस को हटाओ, मेरे रशियन ऑयल को सब जगह बिकने दो। और हुआ भी। रूसी तेल बिकना लगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो अमेरिका के लिए और बड़ी शर्मिंदगी बनकर आएगा। रूस का तेल बिकना, यूक्रेन के मामले में अमेरिका का पीछे एक कदम सरक जाना। मैं बार-बार कहता आया हूं, जेलेंस्की का जो भी स्टैंड अब तक रहा, जिद से लेकर के आज तक की स्थिति, दुनिया को जिस तरह से इन्होंने युद्ध के करीब ले जाकर डाल दिया, ये अपने आप में आने वाले समय का एक अध्ययन बिंदु होगा। जेलेंस्की लगातार ट्रंप के सहारे चाह रहे थे कि अमेरिका कुछ ना कुछ करके पुतिन को कमजोर कर दें, दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई के नाम पर पुतिन जो पैसे कमाते हैं उसे रोक दें। लेकिन ये भूल गए थे कि असली ताकत अब पुतिन अपने पास रोक कर बैठे हैं। दुनिया की जो इस समय की जो ब्लैक गोल्ड है, जिसे आप क्रूड ऑयल कहते हैं, उसकी सप्लाई को रोक कर बैठे हैं। उन्हें नहीं रोका जा सकता। उनके साथ केवल बातचीत और समझौते की नीति अपनाई जा सकती है, जिसे भारत लगातार कहता आ रहा था, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, जो ये नहीं समझ पाए और इनको नुकसान उठाना पड़ा। ये जो बात हम बोल रहे हैं, इस बात से 2 दिन पहले यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं कोस्टा, उन्होंने अपने बयान में ये बात साफ कही। प्रेसिडेंट कोस्टा ने कहा कि इस पूरे जंग का विजेता असल में पुतिन है, जिन्होंने इस पूरे खेल को अपने पक्ष में कर लिया है। हमने इस पर भी बातें बजा की, पर एक सेशन किया था, लेकिन जेलेंस्की अभी भी अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, इन सारी विजेताओं को देखते रहिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ईरान ने कहा है कि वो अब पश्चिम एशिया के अंदर, यानी दुबई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, इन सब देशों के अंदर जो भी अमेरिकी और यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है, उस पर हमला करेगा। अब साहब ऐसा हमला करने का आदेश क्यों? देखिए, आप लोगों को ये तो ध्यान होगा कि भारत से भी बहुत सारे निवेशक और विशेष रूप से एशिया के बहुत से देशों के बहुत सारे फंड के धनी लोग जो हैं, वो दुबई जाकर सेटल हो गए थे। और ये युद्ध शुरू होने से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ईरान के पास केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, उसके पास दुबई भी है, उसके पास दोहा भी है। वो इन देशों को अगर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, इन शहरों को अगर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, तो दुनिया के देश स्वतः ही सरेंडर स्थिति में आ जाएंगे। दुबई में न जाने कितने देशों का अरबों रुपया लगा हुआ है, बहुत सा पैसा रियल एस्टेट में लगा है, लोगों ने फंड सेफ हेवन के रूप में सजा कर रखा हुआ है। अब जहां पैसा रखा हुआ है वो बैंक हैं, और उन बैंकों को निशाना बनाने का इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि मैं अब बैंकों को निशाना बनाऊंगा। आपके दिमाग में फिर से एक सवाल उठेगा, क्या यूएई ने, कतर ने कोई रिटेलिएट करने का प्लान अब तक नहीं बनाया? उन्हें पता है कि अगर ऑफिशियली उन्होंने रिटेलिएट कर दिया तो उसकी 5 मिसाइलें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगी। दुबई जो दुनिया में इतने समय से ये दिखाने को कामयाब रहा कि हमारे यहाँ बहुत शांति है, आइए और निवेश करिए, सुरक्षित निवेश के ऑप्शन के रूप में रहिए, उसे बुरी तरह झटका लग रहा है। लगातार दुबई की जो सेफ्टी रैंकिंग है वो गिरती जा रही है। लोग निवेश के नाम पर दुबई को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सिंगापुर फिर से हाईलाइट होने लगा है, हांगकांग फिर से हाईलाइट होने लगा है। यार यही देश सही है जहां पर कोई रीजनल इनस्टेबिलिटी नहीं है। दुबई ने ईरान के चुप रहते जो भी लाभ कमाया था, अब वो पे ऑफ करने का समय आ गया है। ईरान ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि मैं इन्हें अब निशाना बनाऊंगा, क्योंकि दुबई दुनिया का एक इंटरनेशनल ऐसा सेंटर बनकर आया था जहां पर अमेरिकी बैंक हो, रूसी बैंक हो, यूरोपियन बैंक हो, सब हमारे एशियन की जितनी भी बैंक हो, वो सब आकर के व्यापार कर पाती थी। बड़े सारे लोग ट्रेड के लिए यहां प्रेजेंट हो पाते थे। अब इन्हें निशाना बनाया जाना शुरू होगा। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब ईरान की एक बैंक को इजराइल ने निशाना बना दिया। असल में ईरान की जो आईआरजीसी है, ईरान की जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बैंक है जिसका नाम है सेपा बैंक। सेपा बैंक ही है जो कर्मचारियों की तनख्वाह डिलीवर करती है। इजराइल ने क्या किया? सेपा बैंक पर हमला कर दिया। सेपा बैंक पर हमला हुआ तो उसका डेटा उड़ गया, किसको कितनी तनख्वाह देनी है। तो इजराइल ने क्या सोचा कि मैं इस तरह से बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दूंगा तो पैसा इनके कर्मचारियों तक जाएगा नहीं, और जब सैनिकों तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो युद्ध करने की स्थिति में होंगे नहीं। तो सेपा बैंक पर जैसे हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि 20 तारीख को नौरोज का उत्सव है, उस समय पर लोग त्योहार की तैयारियों में होंगे। आपने उस बैंक को निशाना बना दिया जो हमारे कर्मचारियों की जरूरत थी। कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप विजेता हो गए? आइए अब मैं आपको इसका बदला सिखाता हूं। अनाउंसमेंट होता है विदेश मंत्री की तरफ से कि हमारी ओल्डेस्ट बैंक को, जो हमारे एम्प्लॉइज के लिए जुड़ी हुई थी, उन्होंने इसको टारगेट किया है। अब हमारी पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस विल एग्जैक्ट रिट्रीब्यूशन फॉर द क्राइम, और हम इसका इलाज करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ऐसे में इस इलाज की चेतावनी सुनते ही यहां पर तत्काल प्रभाव से इन पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं, यहां पर अमेरिकी और जो वैसी बैंक है जो निवेश के नाम पर है, उन सब के अंदर खलबली मच गई। बैंक को इवैक्यूएट करने के आदेश दे दिए गए, ऑफिस बंद करने के कुतर के अंदर दुबई के अंदर सब जगह आदेश दे दिए गए। सिटी बैंक ने अपना यूएई के अंदर ब्रांच को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया। वॉल स्ट्रीट बैंक ने भी यूएई के स्टाफ से कहा है कि आप मतलब रिलोकेट हो जाइए थोड़े दिन समय के लिए। डेलॉइट ने दुबई छोड़ने का, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, एचएसबीसी, ये कतर ब्रांच अब छोड़कर यहां से निकलने का प्लान कर रही है। हेडलाइन बनती है, ब्लूमबर्ग दुबई के अंदर पता चलता है कि गल्फ स्टाफ उसको टेम्परेरी लीव पर भेजने का निर्णय ले लिया गया। मतलब ईरान की वजह से अब दूसरी जो सबसे बड़ी संकट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर था, वो अब इकोनॉमी पर दुबई और कतर के अंदर दिखाई देगा। परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में इन देशों के अंदर लोग निवेश करने से डरेंगे और अमेरिका पर विश्वास करने से डरेंगे। अमेरिका हालांकि बहुत पहले से चाहता था कि इन लोगों के साथ में नेगोशिएशन करता चलो। आपको याद भी होगा, हमने बहुत पहले भी आपसे कहा था, ये मार्च 2026 की कटिंग है, हमने अपना सेशन करते हुए कहा था कि ईरान हमला करने से, अमेरिका हमला करने से रुक क्यों गया। उस समय मैंने बताया था तुर्की ने और गल्फ देशों ने अमेरिका से कहा था कि सर देखो, आप ईरान पर हमला करोगे क्योंकि आप दूर बैठे हो, आपको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सारा हमारा होगा, इकोनॉमी हमारी बर्बाद होगी। मतलब आप इंटरेस्टिंग रूप से सोचकर देखो कि हमला कर रहा है अमेरिका, इजराइल, उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं। नुकसान हो रहा है ईरान का, जिसके ऊपर खूब सारे बम गिरे, खूब सारे लोग मरे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहें तो भाई साहब वो गल्फ कंट्रीज का हो रहा है। यहां पर कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कोई गोला नहीं चलाया, बम नहीं चलाया, और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई। मतलब इनकी अर्थव्यवस्था का धराशायी होना एक चर्चा बनेगा। इनका ना तेल बिक पा रहा है, ना यहां से लोग निकल पा रहे हैं, ना लोग आ पा रहे हैं। टूरिज्म पूरी तरह बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उन देशों का हो गया जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसीलिए यूएस ने इग्नाइट किया ईरान वॉर, लेकिन गल्फ अरब स्टेट पे द प्राइस, ये खबर 2 दिन पहले निकल कर आई और ये गल्फ देशों को समझ में आने लग रहा है। गल्फ देशों को ये समझ में आने लग रहा है कि अमेरिका एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। वो अगर रहता तो वो उन्हें इस प्रकार के संकट में नहीं डालता। खैर क्या करें, अमेरिका में ट्रंप है, फिर से वो कुछ ना कुछ बार्गेन करके इनको मना ले जाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप ने एप्स्टाइन फाइल से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दुनिया में युद्ध थोप दिया, लेकिन कितना सही है कितना गलत है ये तो कराने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।